सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो और प्रश्नावली 1.1 हमने अच्छे से समझा दी है, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो आइए करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या जो होती है वो क्या होती है। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ये सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। सभी विद्यार्थी अगर नहीं पता है वास्तविक संख्या तो वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। तो ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, उत्तर में हम यहाँ पर लिख देंगे सत्य। अब क्यों सत्य हो जाएगा, इसका कारण भी हम अभी लिखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। अगर प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, तो भी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या ही होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती हैं। जैसे मान लीजिए √2, √2 का मान होता है 1.141 और ये मान लगातार चलता रहता है और ये क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। और यहीं पे हम लिख दें कि √4, और √4 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब ये दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। कथन ये कैसा हो जाएगा, तुम्हारा सत्य हो जाएगा। डस्टर कहाँ है, बंद करो से। ठीक है, अब हम इसका कारण लिखते हैं कि क्यों अपरिमेय संख्या है जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्या किस प्रकार से आती है। तो हम लिखेंगे ये कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। ठीक है, इस प्रकार आप अपनी परीक्षा में लिख देंगे, कारण अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलो, अगला प्रश्न है हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाती हैं, वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं। तो क्या कह रहा है कि m m का मतलब कोई भी प्राकृत संख्या आ सकती है। तो रूट के अंदर कोई एक प्राकृत संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है। 2 का मान कितना आएगा, 1.141 करके अनंत तक जाएगा। 4 का मान कितना आएगा, 4 का मान 2 आ जाएगा।
9 का मान कितना आएगा, 9 का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी संख्याएं हमें मिल रही हैं वो सारी संख्याएं कैसी हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। और यहाँ पे ये क्या क्या रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु के अंतर्गत क्या आएगा, प्रत्येक बिंदु के अंतर्गत आ जाएगा जिसमें हमारी धनात्मक संख्याएं भी होंगी और ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी। ठीक है, जिसमें धनात्मक संख्याएं भी होंगी और ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु तो यही होता है, -2, -3, -4, इस प्रकार। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो हमारे मान जो हमें मिल रहा है वो कैसा मान मिल रहा है, धनात्मक मिल रहा है। और यहाँ पर कोई भी ऋणात्मक मान नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये कथन कैसा है, असत्य है। उत्तर में क्या लिखेंगे हम, ये कथन कैसा है, असत्य है। अब असत्य क्यों है, ये अभी इसका हमें कारण भी लिखना है कि क्यों असत्य है। इसमें लिखेंगे क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, जबकि प्राकृत संख्या का मान हमें सिर्फ धनात्मक मिलता है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर कैसी संख्याएं होती है, धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जबकि प्रत्येक बिंदु देखेंगे तो धनात्मक भी होनी चाहिए, लेकिन m प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का जब हम निकालते हैं मान तो उसका मान हमें सिर्फ धनात्मक मिल रहा है, इसलिए ये कथन कैसा है, असत्य है। चलते हैं हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने अभी शुरू में बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे वास्तविक, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के अंतर्गत दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं, हमने शुरू में ही आपको बताया था। परिमेय संख्याएं भी आती हैं इसमें और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, अब ये सारी संख्याएं आती हैं। तो रूट में मान हम शुरू से रख रहे हैं, जैसे 2 का मान 1.141। ठीक है, ये क्या हो गई, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इसका दशमलव का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, इसका अशांत दशमलव प्रसार है। और मान लीजिए हम √4 ले लें तो इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। 2 कैसी है, एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय ही होती है सिर्फ, नहीं, दोनों संख्याएं आती हैं इसमें, अपरिमेय भी आती है और परिमेय भी आती है। तो उत्तर में हम यहां पर लिख देंगे असत्य, और कारण में लिखेंगे क्योंकि
वास्तविक संख्या में या वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न संख्या 2 है, इसमें पूछ रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसमें ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्गमूल हम शुरू से ही बता रहे हैं आपको, वर्गमूल जैसे 2 का क्या हो गया, 2 का मान जो निकलेगा वो 1.141 करके निकलेगा, 3 का भी कोई मान निकलेगा, 4 का कोई मान निकलेगा, 4 का 2 हो जाएगा तुम्हारा। ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। अशांत अनवसानी दशमलव प्रसार अगर जिसका आता है वो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और जिसका भाग पूरा चला जाता है, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, वो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार हो गए, ये एक परिमेय संख्या हो गई और ऊपर वाली एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो कथन कैसा हो जाएगा, ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ये सभी धनात्मक पूर्णांक लिखे हुए हैं, लेकिन इनका जो मान निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है, अपरिमेय भी आ रहा है और परिमेय भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय नहीं होता है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर में हम लिख देंगे यहाँ पे असत्य। और असत्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल का मान निकालने पर हमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये तो आपका कारण हो जाएगा। ठीक है ना, अब उसने कहा था उदाहरण भी लिखना है, तो उदाहरण भी हम लिख देंगे। उदाहरण में लिख देंगे हम √4 और इसका मान आ जाएगा 2, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यह आपका जो है आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3, उसमें √5 का जो है मान पूछा गया है, जो कि कॉपी पर हम आपको प्रकार और चांदे की सहायता से अच्छे से समझा पाएंगे। यहाँ बोर्ड पे वो समझ में नहीं आएगा आपके, तो हम उसको आपको कॉपी पे समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 3। इसमें ये कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में एक फार्मूला बताया था, बोधायन प्रमेय।
या पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला था। क्या था? फार्मूला था कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस में लंब की घात 2। ये फार्मूला हमने आपको बताया था। इसको आप जिसे नहीं पता हो वो बच्चे इसको याद कर लेना, ठीक है। इस प्रकार के जो भी सवाल आएंगे इसी फार्मूले के तहत आप उनको निकाल पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कह रहा है √5 को निरूपित करना है। तो कर्ण क्या है? √5 जो है वो कर्ण हमारी होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई, कर्ण पे घात 2 बराबर में, अगर हम आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2, ओ सॉरी, अगर हम यहाँ पे आधार हम ले लेते हैं 2 और लंब ले लेते हैं 1। यहाँ लंब लिखना नहीं है, गलती से लिख दिया है। ये हमने 1 ले लिया और ये 2 ले लिया। अब इसको हल करके देखते हैं क्या हमें कर्ण 5 वर्गमूल 5 मिलेगा क्या? तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1। तो 5 मिल गया हमें, 5। और इधर क्या है? कर्ण। इधर है कर्ण की घात 2, यानी कि वर्ग है, कर्ण का वर्ग है। वर्ग जब बराबर के इधर जाता है तो वर्गमूल बन जाता है, ठीक है। तो हमें कितना मिल गया? अब इसका अर्थ ये हुआ कि हमें जो आधार लेना है वो 2 इकाई लेना है और जो लंब लेना है वो 1 इकाई का लेना है। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। जो आधार, यहाँ पे आधार है ना, आधार कितना लिया है हमने? 2। लंब कितना लिया है? 1। तो आधार हमें 2 इकाई लेना है, लंब 1 इकाई लेना है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले एक सीधी रेखा खींच लेंगे, ठीक है। सरल रेखा एक सीधी खींच लेंगे हम, दिख रहा होगा सभी को। ये हमने एक रेखा खींची, ठीक है। इसके इधर भी ये अनंत की तरफ जाएगी और इधर भी अनंत की तरफ जाएगी। यहाँ हमने एक बिंदु ले ली 0। अब क्या करेंगे? प्रकार जो ये है, प्रकार को हमें क्या करना है? उतना खोलना है जितना चाहे, 1 इकाई खोलना है। 1 इकाई खोल के, 1 इकाई माने 1 इंच, है ना। नाप के भी खोल सकते हैं, ऐसे ही जैसे हमने इतनी प्रकार खोल रखी है तो इतनी ही आप खोल के रखेंगे लगातार, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? हम चाप काट लेंगे, या इकाई की एक एक इकाई की चाप काट लेंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया 1। आपको प्रकार बाद में छेड़नी नहीं है, जितनी चाहे उतनी खोल लीजिए और फिर उतने ही बराबर की उसमें चाप काटेंगे आप। बराबर की दूरी पे जितनी एक एक इकाई की चाप काट लिए। ये क्या हो गया हमारा? 0 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ तक बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारा आधार कितना था? हमारा 2 इकाई था। आधार कितना है? 2 इकाई है। आधार क्या होती है? जो नीचे की ये सीधी रेखा होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो 0 से 2 इकाई तक लेंगे हम, यानी 0 से यहाँ 1, ये 2। अब ये 2 बिंदु जो है इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ये हमारा हो गया ए, ये हो जाएगा बी, ठीक है। अब बी जो बिंदु है इससे क्या करेंगे? हम 90 डिग्री का कोण खींचेंगे। यहाँ से 90 डिग्री का कोण खींचेंगे। ध्यान रखना, ये चांदा जब भी आप रखेंगे तो ये वाली जो नीचे की लाइन खिंची हुई होती है, ये चांदे की लाइन ये नीचे रहती है, ये लाइन मैच करनी चाहिए, तभी आपका 90 डिग्री का कोण जो है ठीक बनेगा। ये यहाँ पे टिक कर लेंगे, इसको निशान लगा लिया हमने, ठीक है।
ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का क्या बन गया, कोण बन गया 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या मिल गया हमें, ये हो गया लंब हमारा। ये हमारा नीचे क्या था, आधार था। ठीक है, आधार हमारा 2 इकाई था। लंब कितना लेना है, 1 इकाई। तो जितनी हमने प्रकार खोल रखी थी, इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है इस वाली प्रकार से। जितनी खोल रखी थी उतने पे ही हम क्या करेंगे, यहाँ 1 इकाई की चाप लगा लेंगे। ठीक है, 1 इकाई की चाप लगा लेंगे। अब जो 2 इकाई थी, माने 0 से लेकर के लंब की 1 इकाई की, यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोण बना देंगे। इसको मिला देंगे, है ना। इसको हमने मिला दिया। अब ये जो हमें मिला, ये क्या मिल गया, कर्ण। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं बेटा। तो ये कर्ण हमें मिल गया। ये कर्ण जो मिला है, यही हमें कितना मिला है, √5 मिला है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो जरा। ये 0 जो है, या ए बिंदु जो है, ए वाला जो बिंदु है, इससे लेकर के, अब ये सी मान लीजिए, ए बी और ये सी। ए और सी से सी के बराबर हम प्रकार को खोलेंगे। ये हमने प्रकार सी के बराबर खोल ली। ठीक है, ये प्रकार सी के बराबर खोल ली, और इसी से हम क्या करेंगे, चाप काट देंगे। इस बिंदु से जब चाप काटेंगे तो हमारा ये जो रेखा मिलेगी हमें, ये हमें क्या मिल जाएगा, संख्या रेखा पर √5 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या मिलेगा, √5 मिल जाएगा। क्योंकि ये जो दूरी है, वो दूरी हमने, ये जो दूरी कर्ण की निकल के आई, ये √5 की दूरी है। कितनी है, √5 की दूरी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये √5 हो गया। ठीक है, तो हमने देख लेना, बाद में वीडियो बैक करके देख लेना। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस में लंब की घात 2। ठीक है, ये फार्मूला जब याद रखेंगे, तभी ये वाला जो सवाल है वो हल कर पाएंगे आप। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे, तो इसको ध्यान रखना बेटे। ठीक है, इसमें क्या निकला था, आधार कितना था, 2, और लंब कितना था, 1। तो हमने 0 से लेकर 2 तक, 2 इकाई तक क्या लिया, आधार लिया। ठीक है, लंब कितना लिया, 1 इकाई लिया, और फिर इसको हमने यहाँ से ए से लेकर के सी तक इसको मिला दिया, तो हमें कर्ण मिल गया। कर्ण में कितना मिला हमें, √5, और √5 का मान हमें संख्या रेखा पर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो भाई, अगला है हमारा प्रश्न। तो ये आपके कक्षा के लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है, और इसका प्रश्न जो है हमने पूरा नहीं लिखा है, समझाने के लिए थोड़ा सा लिख लिया। ये प्रश्न आप जो है अपनी किताब से देख लेना, मैं समझा देता हूँ। कक्षा के लिए क्रियाकलाप, इसमें क्या करना है, वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है आपको। अभी समझा देंगे हम, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं उसमें। कागज की एक बड़ी सी सीट लेंगे, और नीचे दी गई विधि से एक वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें एक ओ बिंदु लेना है। ध्यान से देखना भाई, जैसे मान लीजिए हमने ये एक बिंदु ले लिया, ये बिंदु है, और इसको हमने दे दिया नाम ओ। ठीक है, ओ नाम दे दिया। अब इससे क्या करना है, इसमें आगे कह रहा है ओ बिंदु लीजिए और एकक लंब का रेखाखंड, रेखाखंड ओपी खींचिए। तो एकक लंब का अर्थ है कि मतलब जितनी हमने प्रकार खोल ली है, एक बार खोल लेंगे, उतने ही बराबर दूरी का रेखाखंड खींचते चले जाएंगे, है ना। और ये हमें क्या मिल जाएगा, गोलाकार एक सर्पिल मिल जाएगा। तो ये हम टिक कर लेंगे, यहाँ पे टिक कर लिया। और फिर क्या करेंगे, इसको ओ को मिला देंगे पी से। कह रहा है पी है ना ये, तो ओ को हम क्या करेंगे, पी से मिला देंगे एकक दूरी का। ये ओ हो गया, तो ये हो गया पी। अब क्या करना है, हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। चांदी की सहायता से क्या करेंगे, हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। ध्यान रखना भाई, ये लाइन जो ये वाली लाइन है, वो सीधी रेखा पे ही रहे, तभी 90 डिग्री का बनेगा आपका। ठीक है, कहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे। ये टिक कर लेंगे, और ये
90 डिग्री का कोण बन जाएगा हमारा। ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, वो कह रहा ध्यान से, ये कह रहा कि ओपी, ओपी रेखाखंड हमने खींच लिया, ओ और पी को मिला दिया। इसकी दूरी कितनी है, 1 इकाई की है। अब ये एक एक इकाई की चाप लगाते जाएंगे और हम खींचते चले जाएंगे। ठीक है, अब एक और एक मिलेगा तो कितना हो जाएगा, √2 मिलेगा हमें। पहले हम √2 की रचना करेंगे। हमने यहाँ पे जितनी प्रकार हमने खोल रखी है उतनी ही रखनी है, आपको छेड़खानी नहीं करनी है उससे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चाप लगाया। चाप लगाने के बाद क्या करेंगे हम, ओ को, और ये P2, ये P1 है, ये P2 हो गया। P2 को इससे हम मिला देंगे। ठीक है, अब ये जो दूरी हमें प्राप्त हुई वो कितनी है हमारी, √2 है। ठीक है, अब हमें √3 निकालना है, तो √2 हमें हमारे पास पहले से ही है, और 1 इकाई की दूरी और ले लेंगे। अब इससे क्या करना है, हमें 90 डिग्री का यहाँ से रख के एक कोण खींचना है। ये रहा 90 डिग्री, इसको मिला देंगे हम। बहुत ईजी है और बड़ा मज़ा आएगा आपको बनाते हुए। अभी गोलाकार रचना हो जाएगी। पेंसिल से बनाएंगे तो आगे का ऊपर का ये रफ कर देंगे, इरेज कर देंगे, नीचे का बिल्कुल सर्कल टाइप में मिलेगा, गोल बिल्कुल आपको। ठीक है, 90 डिग्री का बना लिया हमने। वही प्रकार उतनी ही खुली हुई है हमारी, और यहाँ से फिर एक चाप और लगा देंगे हम। यहाँ पे चाप लगाएंगे और इसको मिला देंगे, कुछ नहीं करना है, जीरो से इसको मिला दिया और लिखते चले जाएंगे। ये P1 है, ये P2, ये P3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2, और ये एक लंब जो है 1 इकाई का है, ये 2 है, तो ये कितना हो गया, √3 मिल गया हमें, √3 मिल गया। अब इसी प्रकार आगे यहाँ रख के फिर इसकी चाप काटेंगे, कितनी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ से, और फिर टिक कर देंगे, और इसी प्रक्रिया को लगातार करते चले जाएंगे और हमें क्या मिलता जाएगा, एक सुंदर सा सर्पिलाकार जो है वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, ये टिक कर लिया और यहाँ से इसको मिला दिया हमने। ठीक है, मिलाने के बाद क्या करेंगे, एक इकाई का जो है चाप लगा देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। अब कितना मिल गया हमें, ये मिल गया हमें √4। ठीक है, अब ये ऐसे ही सर्कल तुम्हारा बनता चला जाएगा, गोला बनता चला जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से फिर 90 डिग्री का एक बना लेंगे हम। यहाँ पे चांदा रखेंगे। ध्यान रखना है, ये वाली लाइन, ये लाइन जो खींच रही है ना, इस पे ये लाइन रहनी चाहिए आपकी चांदे की, तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये लो, यहाँ पे टिक कर लिया, लाइन खींच दी। ठीक है, फिर चाप लगा दी 1 इकाई की, 1 इकाई की चाप लगाई और इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, ये हमें कितना मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। तो ऐसे ही करते जाना है आपको। अब इस लाइन पे रख के यहाँ से 90 डिग्री का फिर खींचेंगे और ये लगातार बहुत ही सुंदर सा एक सर्पिलाकार जो है वर्गमूल बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, सर्पिल वर्गमूल या वर्गमूल सर्पिल, है ना। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके आराम से स्पीड कम करके आप देख सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो वैसे हमने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत धीरे धीरे समझाया है। ठीक है, इस और आपके जितने भी अध्याय हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सभी की वीडियो हम अपलोड कर देंगे। एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है कक्षा 9 गणित के, है ना, NCERT कक्षा 9 गणित
उसे आप मेरा चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे उस पे जा कर के एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से जब आप उसको ओपन करेंगे तो ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न का वीडियो हम अपलोड कर देंगे और ये लगभग 3 महीने के अंदर अंदर जो है तुम्हारी पूरे किताब जो है पूरी बुक अपलोड कर देंगे हम इस पे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।